अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस कालांश में चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ तथा इसका अभिप्राय क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का क्या अभिप्राय है। यानी हिंदी साहित्य की काव्य धारा में राष्ट्रीय गरिमा और सांस्कृतिक ऊष्मा से भरी हुई कविताओं को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की संज्ञा से अभिहित किया गया है। मतलब हिंदी साहित्य की काव्य धारा में राष्ट्रीय गरिमा और सांस्कृतिक ऊष्मा से भरी हुई कविताओं को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की संज्ञा से अभिहित किया गया। मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता क्या है? यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता वो कविताएं हैं जिनमें राष्ट्रीय गरिमा और सांस्कृतिक ऊष्मा विद्यमान हो। यानी इस प्रकार की कविताओं की रचना की गई वो रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता मानी गई। तो हिंदी कविताएं विकास की अनवरत यात्रा में गतिमान रहकर जिन प्रतीकों, प्रतिमानों, प्रेरणाओं और परंपराओं से पल्लवित पुष्पित होती रही है। मतलब जो ये कविताएं हैं जिनको हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं कहते हैं, ये इनका विकास अनवरत चलता रहा है, हमेशा गतिमान रहा है। क्योंकि इनमें जिन प्रतीकों, प्रतिमानों, प्रेरणाओं और परंपराओं से इसको सुजित किया गया है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना और सांस्कृतिक विरासत की चेतना अक्षुण्ण रूप में उपलब्ध रही है। मतलब इन कविताओं में किस प्रकार की भावना अक्षुण्ण रही है? राष्ट्रीयता की भावना और सांस्कृतिक विरासत की चेतना, यह हमेशा अक्षुण्ण रही है। आदिकालीन कविताओं में जातीय संस्कृति का परिचय यत्र तत्र सर्वत्र मिलता ही रहता है। यानी आदिकाल की अगर कविताएं हम पढ़ें तो उनमें जातीय संस्कृति का परिचय हमेशा मिलता रहता है। पृथ्वीराज रासो भारतीय जातीय संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण है। अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़ो तो ये भारतीय जातीय संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण है। इसमें जाति विशेष के बारे में सब कुछ लिखा गया। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य इतिहास में का गौरव काल रहा है। यानी भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य इतिहास का गौरव काल रहा है। इस काल में लिखी गई कविताओं के स्वर में, इस काल में, किस काल में? भक्ति काल में। भक्ति काल में लिखी गई कविताओं के स्वर में जिस भक्ति, नीति, दर्शन, अध्यात्म, ईश्वरोपासना और सांस्कृतिक बोध की अभिव्यक्ति का उच्चारण मिलता है। तो जो भक्ति काल की कविताएं हैं वो साहित्य के इतिहास का गौरव है। यानी ये गौरव काल ही रहा है भक्ति काल। क्योंकि इन काल में जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं में भक्ति भी थी, नीति भी थी, दर्शन भी था, अध्यात्म भी था, ईश्वर की उपासना भी थी और सांस्कृतिक बोध से परिपूर्ण कविताएं भी थी। इसीलिए तो इसको गौरव काल कहा जाता है। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का क्या है? गौरव काल है। और इसमें लिखी गई सभी कविताएं भक्ति, नीति, दर्शन, अध्यात्म, ईश्वर उपासना और सांस्कृतिक बोध की अभिव्यक्ति का उच्चारण मिलता है। उसके मूल में
राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता की धारा ही समाहित है। यानी उसके मूल में क्या है? राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता, इनकी धारा सम्मिलित है। रीतिकाल में भी कुछ कवि सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति करते रहे हैं। यानी रीतिकाल में भी, वो तो भक्ति काल था, तो भक्ति काल के अलावा अब जब रीति काल आया तो इसमें भी कुछ कवि ऐसे हुए हैं जो सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति करते रहे हैं। उसके अनुशीलन से उसके अनुशीलन से हमें ये विदित होता है उसके अनुशीलन से हमें ये विदित होता है कि देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। यानी उनके लेखन से, उनके लेखकों को हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था और सब क्षेत्रवार, जातिवार वो अपनी अपनी संस्कृति को अपनाने लग गए थे। और कविताएं जन सामान्य के आंचल से ढुलक कर रजवाड़ों, राजाओं और उनकी गगनचुंबी अटालिकाओं में घिरकर अपनी गति बदल चुकी थी, क्योंकि भारत अनेक खंडों में विभक्त हो गया था। और फिर जो कविताएं थी वो किन के इर्द गिर्द घूमने लगी? रजवाड़ों के, राजाओं के और उनकी गगनचुंबी अट्टालिकाओं यानी उनके महलों की ओर, क्योंकि सभी कवि अपने आश्रयदाताओं का ही बखान करने लगे थे। उनमें जो मूल बिंदु था वो हट गया था। अब सिर्फ प्रशंसात्मक कविताएं ही लिखी जाने लगी थी, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? यद्यपि इसके बावजूद इन आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गान, युद्ध कला वर्णन में कविताओं ने अपनी उस मौलिकता को बिल्कुल ही नहीं छोड़ दिया जिसकी ध्वनि में राष्ट्रीय गौरव गाथा गुंफित थी। ऐसा नहीं है कि जो कवि अपने आश्रयदाताओं के गुणगान का ही बखान करते थे, उनकी प्रशस्ति का ही गान करते थे, या फिर उनकी युद्ध कलाओं का ही वर्णन करते थे, या उनकी दानशीलता, उनकी भव्यता का ही वर्णन करते थे। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के साथ साथ ही वो अपनी मौलिकता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। उनकी ध्वनि में भी राष्ट्रीय गौरव गाथा गुंफित थी। कि जैसे अगर मान लीजिए वो किसी राजा का या किसी महाराजा का, उसकी वीरता का वर्णन कर रहा है, तो उसमें भी राष्ट्र की भावना जरूर थी कि वो अपने राष्ट्र हित के लिए ऐसा कर रहा है, या उन्होंने अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ही ये सब कुछ किया है। तो इस प्रकार की गाथाएं उसमें चलती रहती थी। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं हुई है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की है? वो राष्ट्रीय गरिमा और सांस्कृतिक उष्मा से भरी हुई कविताएं ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं हैं। इनमें भक्ति काल तो सबसे बेस्ट रहा ही है, सबसे अच्छा रहा है भक्ति काल में, क्योंकि सभी प्रकार के तत्व जो कविताओं में पाए जाते हैं वो सभी तत्व भक्ति काल की कविताओं में पाए जाते हैं। जैसे भक्ति काल की कविताओं में अगर आप देखोगे तो उनमें भक्ति से संबंधित तो बहुत कुछ है ही। भक्ति से संबंधित काव्य, भक्ति से संबंधित उनकी श्लोकाएं, भक्ति से संबंधित उनका पृष्ठभूमि पूरी की पूरी उनसे परिपूर्ण है। परंतु इसके साथ साथ, भक्ति के साथ साथ उन्हें नीति के बारे में भी बताया, नीति निर्देश भी उन्होंने किया है। इनके साथ साथ दर्शन की परिभाषा भी उनके काव्य में है। इसके अध्यात्म की परिभाषा भी उनमें है। इनके अलावा ईश्वर उपासना के रूप भी भक्ति काल की कविताओं में दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक बोध की भी अभिव्यक्ति हुई है भक्ति काल में। इसी प्रकार रीतिकाल में भी सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति लेखकों ने या कवियों ने की है, क्योंकि उस वक्त यह तो था कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था और कवि अपने आश्रयदाताओं, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में ही लिखने लग गए थे। परंतु इसके साथ साथ वो राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को भी नहीं भूले। राजा का अगर कोई वो युद्ध वर्णन कर रहे हैं तो उसमें वो ये जरूर लिखते थे कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए या अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार ये मौलिकता का जो बिंदु था या मौलिकता जो थी, उस मौलिकता को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। अब देखिए आगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता।
अभी तो हमने सिर्फ प्रस्तावना देखी। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता तो भारतीय दृष्टि में गुरु गंभीर वाणी से मानवीय संवेदना को अभिव्यंजना की अभिव्यंजना, परतंत्रता की लंबी श्रृंखला में आत्मसम्मान और राष्ट्र सम्मान का प्रसारण, मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान लिखी जाने वाली कविताओं में सुदूर अतीत की गौरवमयी परंपरा का अमर गान राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का ही जय घोष करती है। यानी इसमें देखिए कि भारतीय दृष्टि में गुरु गंभीर वाणी से मानवीय संवेदना की अभिव्यंजना, इसमें मानवीय संवेदना की अभिव्यंजना हुई है। इसके साथ साथ प्रतंत्रता की लंबी श्रृंखला में आत्मसम्मान, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जन प्रतंत्र रहे थे और फिर भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया, और राष्ट्र सम्मान का प्रसारण, और राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, राष्ट्र का सम्मान उनके हृदय में विद्यमान था। मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान लिखे जाने वाली कविताएं, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग प्रतंत्रता में किसके थे, मुस्लिम शासनकाल में भी थे और अंग्रेजी हुकूमत में भी वो प्रतंत्र ही थे, गुलाम ही थे। इस शासनकालों के दौरान, यानी मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी अगर जो कविताएं लिखी गई है, उनमें सुदूर अतीत की गौरवमयी परंपरा का अमर गान राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का जय घोष करती है। परंतु फिर भी उन्होंने उस वक्त भी जो कविताएं लिखी गई, उन कविताओं में अतीत के बारे में लिखा गया कि हमारे पूर्वज इस तरह के निडर, साहसी और दानशील शासक थे, और उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। तो इस प्रकार की जो अमरगान था, इस प्रकार का जो अमरगान था, वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का ही जय घोष करती है। तो उस शासन काल में भी ये चीजें चलती रही थी। उस वक्त भी ये कविताएं किसका उद्घोष करती थी, राष्ट्रीय अमरगान का। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि आधुनिक हिंदी कविता की एक अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति उन कविताओं में मिलती है जो देशभक्ति का उच्चारण है। यानी नगेंद्र का क्या कहना है कि आधुनिक हिंदी कविता की एक अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति उन कविताओं में मिलती है जो देशभक्ति का उच्चारण है। इसके लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक शीर्षक अधिक सार्थक तथा व्यापक होगा। यानी अगर उनमें यह देशभक्ति का उच्चारण मिलता है तो इसके लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक शीर्षक अधिक सार्थक तथा व्यापक होगा। इस प्रकार देशभक्ति की यह प्रबल धारा, इस प्रकार देशभक्ति की यह प्रबल धारा कई रूपों में प्रवाहमान रही। इन कविताओं में एक और जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा, अतीत के गौरव का गान, आत्माभिमान और देशाभिमान वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रदर्शित हुआ, तो दूसरी ओर इनमें स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव, देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग की उच्च प्रवृत्तियों का उन्मेष भी निहित है। यानी अगर इस काल में, यानी देशभक्ति की यह प्रबल धारा कई रूपों में प्रवाहमान रही है, और इन कविताओं में एक और जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा,
अतीत के गौरव का गान, आत्माभिमान और देशाभिमान, यानी आत्म का अभिमान और देशाभिमान वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रदर्शित हुआ, दुख प्रदर्शित हुआ। तो दूसरी ओर इनमें स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्म गौरव, देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग की उच्च प्रवृत्तियों का उन्मेष भी निहित है। कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय लेखक सिर्फ आत्मग्लानि से ही परिपूर्ण थे, बल्कि वो उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी विद्यमान थी। इस प्रकार आज के कालांश में हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता से संबंधित अध्ययन किया। अगले कालांश में हम किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।